नमस्कार। आज का पाठ है नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने राजस्थान में बिताया। वहीं से अध्ययन कार्य संपन्न करके इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तत्पश्चात एक प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे और साथ ही वसुधा नामक पत्रिका के संपादन कार्य से जुड़ गए। इनकी रचनाएं जो कुछ इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, हम सफरनामा, धूप में नंगे पांव, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, जलते जहाज पर, उत्तर जीवन कथा आदि। इनकी कहानियों में प्राय वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। स्वयं प्रकाश जी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। इनको प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। इनकी भाषा शैली सरल, सहज एवं भावानुकूल है। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार है। देशभक्ति का संदेश देने वाले इस पाठ से स्पष्ट होता है कि देशभक्ति केवल किसी भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, पशु पक्षी, पर्वत, पहाड़, झरने आदि से प्रेम करना तथा उनकी रक्षा करना ही देशभक्ति है। लेखक ने चश्मा बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय, लेखक कहता है कि हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसती है। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक स्वयं प्रकाश जी ने असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है। कहानी इस प्रकार है, जो कि एक कस्बे से संबंधित है। सबसे पहले तो हम जान लें कि कस्बा क्या होता है। जो गांव की तुलना में थोड़ा बड़ा और शहर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, उसे ही कस्बा कहते हैं। और यह कहानी भी कस्बे की ही कहानी है, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कस्बे में एक बाजार है, एक लड़कों का एक लड़कियों का स्कूल है, सीमेंट का कारखाना है, ओपन एयर सिनेमा हॉल है, एक नगर पालिका भी है। चूंकि नगर पालिका है इसलिए कुछ न कुछ करती रहती है। इसी नगर पालिका ने शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवाने का निर्णय लिया और लगवा भी दिया। नेताजी का चश्मा कहानी इसी मूर्ति से संबंधित है। जब हम कहीं मूर्ति स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व विशेष से संबंधित होती है जो महान हो, प्रेरणा स्रोत हो और जिसके आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर सकें और जो आने वाली पीढ़ी को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। इस कहानी में 3 पात्र हैं जो प्रमुख हैं। पहला है हालदार साहब, जो कि किसी कंपनी में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। दूसरा है पानवाला, जो पानवाले के चरित्र को पूर्णतः चरितार्थ कर रहा है। तीसरा है कैप्टन, जो कि बूढ़ा, कमजोर काया वाला, विकलांग, परंतु चश्मे बेचने का काम करता है। प्रस्तुत कहानी एक कस्बे की है, जिसमें चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया। शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा भी समाप्त होने वाली थी, क्योंकि शासन की तरफ से जो धनराशि मिली थी मूर्ति लगवाने के लिए वो पर्याप्त नहीं थी। इसलिए कागजी कार्रवाई में भी थोड़ा समय लग गया। अब समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, तो जल्दबाजी में किसी पेशेवर मूर्तिकार को खोजने के बजाय यह काम हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। मास्टर मोतीलाल ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर सौंप देने का वादा भी कर लिया। अंततः मूर्ति भी बन गई, जो कि नेताजी की टोपी की नोक से लेकर कमर तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। उसमें नेताजी सुंदर तथा मासूम लग रहे थे, फौजी वर्दी में भी थे। और लेखक कहते हैं कि मूर्ति इतनी सजीव लग रही थी, उसे देखते ही नेताजी द्वारा दिए गए सभी नारे और देश की आज़ादी में उन्होंने जो भी
कार्य किया, सब स्वतः स्मरण हो आ रहे थे। यानी नेताजी की मूर्ति वास्तविक लग रही थी। मूर्ति को देखते ही पुरानी स्मृतियों के पन्ने मानो स्वतः पलटने लगते थे। जैसे दिल्ली चलो तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि नारे स्वतः स्मरण में आने लगते थे। मूर्ति लगाने वाले ने सफल और सराहनीय प्रयास किया, लेकिन एक कमी रह गई थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, या हम कह सकते हैं कि चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर ओरिजिनल चश्मा लगा था। पाठ में वर्णित हालदार साहब उसी चौराहे से आए जाया करते थे जहां पर नेताजी की मूर्ति लगी थी। हालदार साहब ने जब पहली बार नेताजी की मूर्ति को ध्यान से देखा तो मुस्कुराए और सोचने लगे, चलो ये भी सही है, कस्बे के नागरिकों में एक अच्छा प्रयास किया गया है जो कि सराहनीय है। कम से कम नागरिकों के हृदय में नेताजी के प्रति सम्मान का भाव तो है। मूर्ति के रंग रूप से ज्यादा उसकी वास्तविकता और व्यक्ति विशेष की जिसकी मूर्ति लगी हो उसकी भावना को ज्यादा महत्व देना चाहिए। आजकल लोगों के मन में देशभक्ति नाम मात्र की रह गई है, और अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार से अपने मन से देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहता भी तो लोग उसका मजाक बनाते, उसको बेवकूफ समझते हैं। इसी अपने काम के सिलसिले में दोबारा हालदार साहब उस रास्ते से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चश्मे में बदलाव है। पहले मोटे फ्रेम का चश्मा था, परंतु आज तार के फ्रेम वाला चश्मा है। देखते ही हालदार साहब की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और सोचा, भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे अवश्य बदल सकती है। कुछ दिनों के बाद उसी रास्ते से हालदार साहब को तीसरी बार गुजरना पड़ा। गुजरते समय हालदार साहब ने देखा इस बार भी चश्मा नया था। अपनी आदत के अनुसार इस बार भी हालदार साहब पान वाले के पास गए। अपनी जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से पान वाले से पूछ बैठे, भाई मूर्ति कपड़े नहीं बदलती लेकिन चश्मा बदलती है। पान वाला मन ही मन मुस्कुराया और मुंह का पान थूक कर बोला, साहब ये काम चश्मे वाला कैप्टन करता है। तो हालदार साहब ने फिर से पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। तो पान वाले ने स्पष्ट किया कि चश्मे बेचने वाला है, वह चश्मे की फेरी लगाता है, नेताजी की मूर्ति से अपना फेरी वाला चश्मे का स्टैंड टिका करके रखता है और एक चश्मा निकालकर नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अगर ग्राहक को वो चश्मा पसंद आ गया तो वह उसे बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखता है कि जब भी कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतारता है तो नेताजी से माफी अवश्य मांगता है। पान वाले की बातें सुनते ही हवलदार साहब को पूरी बात समझ में आ गई कि कोई चश्मे बेचने वाला है जिसे लोग कैप्टन कहते हैं। चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती होगी, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से एक चश्मा मूर्ति पर फिट कर देता है। हवलदार साहब मन ही मन कैप्टन की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन एक बात से अभी भी परेशान थे कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति बनी होगी तो मूर्तिकार ने चश्मा अवश्य बनाया होगा। तो पान वाला बोला, साहब मास्टर बनाना भूल गया। पान वाला तो बड़ी आसानी से बोल गया कि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन यह बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी। हवलदार साहब फिर सोच में पड़ गए और पान का पैसा चुकाकर जैसे ही आगे बढ़े उनका मन कैप्टन के प्रति आदर भाव से भर गया। वे मन ही मन कैप्टन की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक हो गए। अब पुनः पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन नेताजी का मित्र है या सेना का सेवानिवृत्त माने रिटायर्ड, या सेना का सेवानिवृत्त जवान है। पान वाला व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए फिर बोल पड़ा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले द्वारा कही गई ये पंक्तियां सुनकर हवलदार साहब बहुत दुखी हुए। अभी पान वाला बोल ही रहा था
कि सामने से कैप्टन आता दिखाई दिया। तो पान वाला बोला, साहब वो आ रहा है, उसी से पूछ लो, उसकी फ़ोटो वगैरह छपवा दो। ऐसा कहते हुए पान वाला कैप्टन का उपहास करने लगा, जो हालदार साहब को एकदम नागवार गुजरा। उन्हें एकदम अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब पीछे मुड़े तो देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति चला आ रहा है, जिसकी आंख पर काला चश्मा और सिर पर गांधी टोपी है। अपने एक हाथ में छोटी संदूकची यानी डिब्बे नुमा छोटा सा बक्सा और दूसरे हाथ में लकड़ी का स्टैंड लिया है, जिस पर ढेर सारे चश्मे टंगे हैं। हालदार साहब के मन में फिर एक प्रश्न उठा कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन किससे पूछते, क्योंकि पान वाला कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब बराबर वहां से गुजरते रहे और तरह तरह का चश्मा लगा देखते रहे, कभी लाल, कभी काला, कभी चौकोर, कभी गोल। रोज बदलता चश्मा देखते तो बहुत खुश होते हुए। इसी क्रम में एक बार हालदार साहब उसी रास्ते से जा रहे थे तो आदतवश फिर उधर मुड़कर देखे तो उन्होंने पाया कि मूर्ति आज बिना चश्मे की है, यानी चश्मा विहीन है, यानी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं लगा है। चौराहे की लगभग सभी दुकानें भी बंद हैं। तो हालदार साहब पान वाले के पास गए और पान भी खाया और उस पान वाले से पूछ बैठे कि आज नेताजी की आंख पर चश्मा क्यों नहीं है। इतना सुनते ही पान वाला गमगीन हो गया, मुंह का पान थूका, सिर झुकाकर आंसू पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाले को दुखी देखकर हालदार साहब सोचने लगे कि पान वाले ने एक बार कैप्टन का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके मन में भी कैप्टन के प्रति संवेदनशीलता है, तभी तो वह कैप्टन को याद करके रो पड़ा। पुनः पान के पैसे चुकाकर हालदार साहब चल पड़े और सोचने लगे कि आखिर और लोगों की सोच व संवेदनाएं व देशभक्ति क्या पूरी खत्म हो चुकी है। अब हालदार साहब सोच में पड़ गए कि उस कौम का क्या होगा जो देश के लिए अपनी जवानी जिंदगी, घर गृहस्थी होम कर देने वालों पर हंसती है, यानी देश हित में सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का मजाक बनाती है और स्वयं बिकने के मौके ढूंढती है। यानी जब अपना स्वार्थ आता है तो उस स्वार्थ की सिद्धि है तो किसी भी हद तक गिर सकती है, जैसा कि पान वाला करता था। लगभग 15 दिन बाद फिर हालदार साहब उसी रास्ते से गुजरे, उसी कस्बे से। तो वे सोचने लगे कि चौराहे की पर मूर्ति तो होगी, लेकिन चश्मा विहीन होगी, मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, पान कहीं और खा लेंगे, क्योंकि नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति वे नहीं देखना चाहते थे। लेकिन चौराहे पर पहुंचते उनकी निगाहें बरबस उस ओर मुड़ गईं, उस चौराहे की ओर। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। तो हवलदार साहब चीख पड़े और ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। जीप रुकते ही तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और मूर्ति के सामने खड़े होकर पहले उन्होंने नेताजी को सैल्यूट किया, फिर वे भावुक हो गए। उनकी आंखों में भावुकता के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि नन्हे हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि देश के निर्माण में मुट्ठी भर प्रसिद्ध लोगों का हाथ नहीं होता, बल्कि देश के करोड़ों नागरिक अपने अपने तरीके से निर्माण में सहयोग करते हैं। देश देश प्रेम की भावना से बनता है। यह भावना बड़ों में तथा बच्चों में किसी में भी हो सकती है। आज जो काम बड़ों ने नहीं, उसे बच्चों ने कर दिखाया। आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।